नमस्कार दोस्तों, खैराट क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बप्पा राहुल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है? बप्पा राहुल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी मिलती है तो वो है दोस्तों रणकपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? रणकपुर अभिलेख। रणकपुर रणकपुर प्रस्थिति 1439 ईस्वी की है दोस्तों। इसमें बप्पा से कुंभा तक की वंशावली है। बप्पा से कुंभा तक की वंशावली है। मुगल दरबार में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था। मुगल दरबार में राजपूत राज्यों का एक प्रतिनिधि रहता था जिसे वकील कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? वकील कहा जाता है। इस वकील के माध्यम से मुगल दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त होती रहती थी, जो रिपोर्ट कहलाती है। तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो रिपोर्ट वकील रिपोर्ट ही कहलाती है। वो रिपोर्ट वकील रिपोर्ट ही कहलाती है। मुगल बादशाह अपने सामंतों, शहजादों और विदेशी शासकों तथा प्रजा के नाम भेजे जाने वाले शाही आदेश, सामंतों, शहजादों और विदेशी शासकों के लिए जो शाही आदेश निकालते थे मुगल बादशाह, वो आदेश क्या कहलाते थे? तो वो आदेश कहलाते हैं फरमान। क्या कहलाते हैं वो? फरमान। बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाने वाला शाही आदेश, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जो शाही आदेश जारी किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मंसूर। क्या कहलाता है वो? मंसूर। रियासती काल में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख किस बही में मिलता है? रियासती काल में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख हकीकत बही में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? हकीकत बही में। प्रजा द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले व शहजादों द्वारा बादशाह को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। प्रजा द्वारा जो बादशाह को पत्र लिखा जाता है वह शहजादे द्वारा जो बादशाह को पत्र लिखा जाता है उस पत्र को क्या कहते हैं? तो उस पत्र को कहते हैं अर्जदास्त। उस पत्र को क्या कहते हैं? अर्जदास्त। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाने व ले जाने की अनुमति पत्र क्या कहलाता है? सामान को लाने व ले जाने के लिए जो राजा द्वारा अनुमति पत्र मिलता है उस पत्र को क्या कहते हैं? तो उस पत्र को कहते हैं दस्तक। उस पत्र को क्या कहते हैं? दस्तक। जो एक जगह से सामान को लाने व ले जाने की अनुमति पत्र है उसे दस्तक कहा जाता है। मुगल बादशाह द्वारा अपने किसी अधीनस्थ राजा या सामंत को जागीर प्रदान करने की स्वीकृति कहलाती है। राजा या सामंत को जो जागीर प्रदान की जाती है उसकी स्वीकृति क्या कहलाती है? तो उसकी स्वीकृति कहलाती है सनद। उसकी स्वीकृति क्या कहलाती है? सनद। बादशाह के परिवार के किसी सदस्य जैसे शहजादों, बेगमों द्वारा मनसूबदारों को अपनी मुहर के साथ, बादशाह द्वारा शहजादों बेगमों को भी एक मुहर दी हुई होती है। तो उसके द्वारा जो शहजादे और बेगम जो आदेश निकालती है उस आदेश को क्या कहते हैं? तो उस आदेश को कहते हैं निशान। शहजादे व बेगम के द्वारा जो अपनी मुहर होती है उसके द्वारा जो सही आदेश निकाले जाते हैं उसे निशान कहते हैं। जो पत्र एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाते थे, जो पत्र एक शासक, इस साइड भी शासक उस साइड भी शासक, एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो पत्र कहलाते हैं खरीता। वो पत्र क्या कहलाते हैं? खरीता। राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण मिलता है। राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की खर्च का विवरण, दैनिक आवश्यकताओं की रोजमर्रा में जो खर्च होता है उसका विवरण किसमें मिलता है? तो वो विवरण मिलता है सयाद हजूर में। किसमें मिलता है? सयाद हजूर में। निम्नलिखित बहियों में से किस बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है? तो राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण कमटाना बहियों में मिलता है। किसमें मिलता है? कमटाना बहियों में। तो दोस्तों कमठाना बहियों में जो राजकीय भवन, किले या महल बनाए जाते हैं
उनका लेखा जोखा कमठाना बही में रहता है दोस्तों। तो राजकीय भवनों के निर्माण के लिए विस्तृत विवरण किसमें है? कमठाना बही में। हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कमठाना बही। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के बारे में यहाँ पर दो कथन है कि अधिकांश कथन प्राकृत भाषा में लिखे हैं, ये सही है। अधिकांश जो अभिलेख है अशोक के वो सभी प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। किस भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। यहाँ पर दोनों ही कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3 नंबर। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों ही सही। शिलालेखों, प्रशस्ति और उनके वर्ष का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है। तो रसिया की छतरी का लेख 1274 ईस्वी का, ये सही है। गंभीर नदी के पुल का लेख 1267 ईस्वी का, यह भी सही है। चीरवा का अभिलेख 1273 ईस्वी का, यह भी सही है। ऋषि श्रृंगी शिलालेख ये 1528 का न होकर 1428 का है। 1528 का न होकर 1428 का है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर, ऋषि श्रृंगी शिलालेख। निम्न में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित नहीं थे? निम्न में से कौन से सिक्के मेवाड़ रियासत में प्रचलित नहीं थे? तो यहाँ पर मेवाड़ में चांदोड़ी सिक्के, स्वरूप शाही सिक्के, शाह आलमी सिक्के और गजशाही सिक्के। इनमें से गजशाही सिक्के मेवाड़ रियासत के नहीं है दोस्तों। गजशाही सिक्के मेवाड़ रियासत के नहीं होकर ये बीकानेर रियासत के। किस रियासत के? बीकानेर रियासत के। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा गजशाही सिक्के। झारशाही सिक्का राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित है? झारशाही सिक्का राजस्थान की कौन सी रियासत से संबंधित है? तो झारशाही सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित है। किस रियासत से संबंधित है? जयपुर रियासत से संबंधित है। इन सिक्कों पर 6 टहनियों की एक झाड़ के आकार का चिन्ह बना होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें झारशाही सिक्के कहते हैं। इसलिए इन्हें झारशाही सिक्के कहते हैं। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो वो है दोस्तों बरनाला अभिलेख। वो कौन सा अभिलेख है दोस्तों? बरनाला अभिलेख। ये बरनाला अभिलेख दोस्तों जयपुर में 278 ईस्वी का है। 278 ईस्वी का है। इसमें गर्ग त्रिरात्र यज्ञ का उल्लेख मिलता है। गर्ग त्रिराज्य यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसका संपादन एक भट्ट द्वारा किया गया था। इसके अंत में भगवान विष्णु की आराधना की गई। ₹31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ₹31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो वो है दोस्तों कुचामन टकसाल। किस टकसाल में बनता था? कुचामन टकसाल में ₹31 रुपया बनता था। बिजोलिया का लेख के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। बिजोलिया के लेख के बारे में यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है दोस्तों। कौन सा कथन है? असत्य कथन। तो यहाँ पर हमारा असत्य कथन कौन सा होगा? तो यहाँ पर 4 कथन है। पहला कथन है यह शिलालेख चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। तो ये सही है, ये शासक सोमेश्वर के समय का ही है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। इसमें बिजोलिया के आसपास के पठारी भाग को उत्तमाद्री कहा गया है। ये भी सही है। बिजोलिया के आसपास के पठारी भाग को क्या कहा गया है? उत्तमाद्री कहा गया है। इसको दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगाया था। यह भी सही है। यहाँ पर इस प्रशस्ति के रचिता विजय सेन सूरी थे। यह गलत है दोस्तों। यहाँ पर विजय सेन सूरी न होकर इस बिजोलिया शिलालेख के रचिता गुणभद्र है। कौन है? गुणभद्र है। गुणभद्र। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर, गुणभद्र। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से? राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से? तो दोस्तों राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं? आहत सिक्के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? निम्न में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ की
प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मान मौर्य का अभिलेख। मान मौर्य का अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। तो मान मौर्य का अभिलेख, कौन सा अभिलेख है यहाँ पर? मान मौर्य का अभिलेख।